हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो हम समझेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, क्या रीज़न थे, क्या इसके कॉजेज़ थे, एंड रशियन एम्पायर का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ क्या रिलेशन है, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशियन एम्पायर पर क्या इम्पैक्ट आया। इन सब चीज़ों को ना हम यहाँ पर बड़े ही डिटेल में समझेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से और प्यार से सुनना है बच्चे आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप जाकर हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए 1914 में वॉर ब्रेकआउट होता है किसके बीच में? टू यूरोपियन अलायंसेस के बीच में, मतलब टू यूरोपियन ग्रुप्स थे। तो एक तरफ सेंट्रल पावर्स, दूसरी तरफ एलाइड पावर्स। तो सेंट्रल पावर्स में कुछ ग्रुप्स था कंट्रीज का, एलाइड पावर्स में कुछ ग्रुप्स था अदर कंट्रीज का। तो अब आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल पावर्स में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ये सेंट्रल पावर्स में आते हैं। वेयर एज अगर हम एलाइड पावर्स की बात करें तो एलाइड पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, और बाद में इसमें इटली एंड रोमानिया भी एलाइड पावर्स में मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो लड़ाई हुई थी 1914 में सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स के बीच में हुई थी। तो सेंट्रल पावर्स में जो कंट्रीज थी एंड एलाइड पावर्स में जो कंट्रीज थी, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, और इन दोनों के बीच में ही, इन दोनों पावर्स के बीच में लड़ाई हुई थी। फाइन, अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ आपको, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा मैप दिखा देती हूँ। देखो, जो आप ये पिंक कलर में देख रहे हो, ये सेंट्रल पावर्स का ग्रुप है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, बल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है बच्चों, ऑटोमन एम्पायर जहां पर आज के टाइम पर टर्की स्थित है। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी यहाँ पर आज बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो जो ये पिंक कलर में यहाँ पर आप देख रहे हो कंट्रीज में पिंक कलर से फिल किया हुआ है, ये सारी के सारी सेंट्रल पावर्स का ग्रुप है। वेयर एज जो ये ग्रीन पेस्टल कलर्स में है वो एलाइड फोर्सेस का, एलाइड पावर्स का ग्रुप है। जैसे कि बच्चों ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, सर्बिया हो गया, रशिया हो गया, ये एक तरफ थे, दूसरी तरफ ये सेंट्रल पावर्स का ग्रुप था, और लड़ाई इन्हीं के बीच में हुई थी। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे और डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लड़ाई हुई क्यों थी, शुरुआत क्या थी इस लड़ाई की। उससे पहले ना हमें एक चीज़ समझनी होगी कि ये जो वर्ड है अलायंसेस, ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, देखो बच्चों अलायंसेस देख रहे हो आप यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? अगर आपने ये जान लिया ना तो आपको ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए काम करते हैं, एक ब्लैंक पेज लेते हैं और फिर समझते हैं इसको। अलायंसेस, अलायंसेस को हम ट्रीटी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो अलायंसेस एंड ट्रीटी होती है ना बच्चों, ये सीक्रेट होती हैं, गुप्त होती हैं बिल्कुल। मतलब जैसे सपोज करो ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ये सी ग्रुप है एंड ये डी ग्रुप है। अगर ए और डी के बीच में अलायंस होगा तो इन दोनों के अलायंस के बारे में सिर्फ इन्हीं दोनों को पता होगा, बी एंड सी को कोई आइडिया नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में अगर अलायंस होगा तो ये सीक्रेट अलायंस होगा, और ये एक दूसरे के साथ अलायंस क्यों करेंगे? ताकि डिफ़िकल्टी के टाइम पर ये एक दूसरे की हेल्प कर सकें। सो इसीलिए अलायंसेस हुआ करती थी। सो ऐसे ही अलायंसेस ना कंट्रीज़ के बीच में होती थी बच्चों। सो सबसे पहली जो अलायंस हम पढ़ेंगे 1882 में हुई थी, किसके बीच में? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ठीक है, दूसरी एक ट्रिपल अलायंस हुई थी 1907 में, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। तो देखो बेटा क्या था ना कि ये एक ग्रुप ये हो गया अलायंसेस का, एक ग्रुप ये हो गया अलायंसेस का। अब ये जो ग्रुप थे ना, ये एक दूसरे के मतलब कट्टर दुश्मन थे सारे के सारे। अब जैसे अगर फ्रांस पर कोई मुसीबत आएगी तो ब्रिटेन एंड रशिया साथ में मिलकर इसकी हेल्प करेंगे। सो इन द सेम वे फ्रांस भी हेल्प करेगा ब्रिटेन की एंड रशिया की जब ये मुसीबत में होंगे। सो इसीलिए ये अलायंसेस हुआ करते थे। अगर एक देश मुसीबत में है
तो दूसरे जो अलायंसेस ग्रुप्स हैं या अलायंसेस जो भी कंट्रीज हैं वो उनका साथ दें। सो इसीलिए अलायंसेस हुआ करती थी। सो एक रीज़न क्या हुआ वर्ल्ड वॉर का कि अलायंसेस थे, मतलब अगर जर्मनी पर अटैक हुआ तो इटली और ऑस्ट्रिया भी उसमें साथ में कूद जाएंगे इसकी हेल्प करने के लिए। सो अलायंसेस की वजह से बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। दूसरा रीज़न क्या था? इम्पेरियलिज्म। देखो बच्चों क्या था ना कि हर एक कंट्री को, हर एक राजा के अंदर एक आग थी कि भाई हमें अपना साम्राज्य आगे बढ़ाना है, हमें अपना एम्पायर आगे बढ़ाना है, हमें अपने आप को पावरफुल दिखाना है। तो अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने की भूख में लड़ाइयाँ हुई थी। कहने का मतलब है इनको अपना साम्राज्य बढ़ाना था। सो इसीलिए ये वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। तीसरा रीज़न ये है कि हर एक कंट्री अपने आप को पावरफुल दिखा रही थी। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये सब के ये चाहते थे कि हम लोग पावरफुल हों। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगा था। जैसे कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ देखने को मिला? ब्रिटेन में देखने को मिला, है ना। तेज़ी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पर हो रहा था। सो क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आयरन, मेटल, इन सब इंडस्ट्रीज़ की वजह से अच्छा खासा प्रोडक्शन होता था, जिनसे एम्यूनेशन बनते थे, हथियार बनते थे, वेपन बनते थे, टैंक बनते थे। सो सब के सब ना ये सब कंट्रीज के अंदर एक ये था कि हम अपने नई टेक्निक, नए टूल्स, नए वेपन्स के द्वारा दिखाएंगे दुनिया को कि हम कितने पावरफुल हैं। सो अपने आप को पावर में लाने के लिए भी ये लड़ाइयाँ हुई थी। ओके, सो ये छोटे मोटे से रीज़न है जो आपको पता होने चाहिए। अब एक जो मेन रीज़न है ना बच्चों, वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। सो देखो तो क्या होता है ना कि एक तरफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, लड़ाई किन के बीच में होती है वो कॉज मैं बता रही हूँ, और दूसरी तरफ सर्बिया। ठीक है, मैं इसको एक बार मैप में दिखा देती हूँ। ये देखो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, यहाँ पर आपको कर्सर दिख रहा है मूव होता हुआ, एंड यहाँ पर देखो सर्बिया। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अब देखो कैसे होता ये है कि ऑस्ट्रिया एंड हंगरी का जो प्रिंस होता है, जिसका नाम होता है आर्कड्यूक फर्डिनेंड, तो जो ये प्रिंस है ये कहाँ जाता है? ये घूमने जाता है एक सिटी में। जो प्रिंस होता है, जो मैंने अभी नाम बताया आर्कड्यूक फर्डिनेंड, ये घूमने जाता है एक सिटी में। उस सिटी का नाम होता है साराजेवो। और साराजेवो जो ये सिटी है ना, ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है बोस्निया एंड हर्जेगोविना में। ओके, बोस्निया एंड हर्जेगोविना में। बट आप अभी ऊपर ऊपर का थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि जो ये ऑस्ट्रिया एंड हंगरी का प्रिंस है, ये यहाँ पर टूर के लिए जाता है, घूमने जाता है इस शहर में साराजेवो में। और साराजेवो पड़ता है बोस्निया एंड हर्जेगोविना में। अब देखो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी ने ना बोस्निया के पार्ट को ऑक्यूपाई किया हुआ था, एंड बोस्निया का अलायंस था सर्बिया के साथ। तो जब ऑस्ट्रिया एंड हंगरी का प्रिंस यहाँ घूमने आता है बोस्निया कंट्री में, और बोस्निया में ये शहर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्बिया के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बोस्निया फ्री हो जाए फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। सो इसीलिए अब सर्बिया का एक मेंबर क्या करता है? इस प्रिंस को मार देता है, किल कर देता है। कब? जब ये प्रिंस यहाँ पर टूर के लिए आता है। लेकिन जब ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के लोगों को ये पता चलता है, तो अब यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि हमें वो बंदा वापस करो जिसने हमारे प्रिंस को मारा है, और इनको एक टाइम दे दिया सर्बिया वालों को कि हमारे सामने वो बंदा लाकर खड़ा कर दो चुपचाप, वरना हम लोग वॉर डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन सर्बिया वाले लोग क्या करते हैं? ये अपना वो मेंबर इनको नहीं देते हैं जिसने प्रिंस का असैसिनेशन किया है। सो अब यहाँ से शुरू होती है बच्चों लड़ाई, और यही कॉज था लड़ाई का कि ये प्रिंस मारा जाता है। और मारा किसने है? सर्बिया के एक मेंबर ने। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वालों को अब वो वो मेंबर चाहिए था जिसने इनके प्रिंस को मारा है, लेकिन सर्बिया वाले अपने उस मेंबर को ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वालों को नहीं देते, तो यहाँ से वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि सर्बिया वाले हेल्प मांगते हैं एंड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वाले भी हेल्प मांगते हैं। अब किससे हेल्प मांगते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जिनके साथ इनकी अलायंसेज हो रखी हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अब जो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी है, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी की हेल्प के लिए आगे आते हैं जर्मनी, एंड सर्बिया की हेल्प के लिए आगे आते हैं रशिया।
रशिया के लोग क्यों आगे आते हैं सर्बिया की हेल्प के लिए? क्योंकि रशिया एंड सर्बिया दोनों ही जगह पर स्लैविक कम्युनिटी के लोग रहते थे, तो अपनी कम्युनिटी के लोगों को ये हेल्प करना चाहते थे। ओके लेकिन इसके अलावा एक और रीज़न भी था ना बच्चों, एम्पेरियलिज्म। एम्पेरियलिज्म का मतलब क्या है कि जर्मनी वाले भी चाहते थे हम पावरफुल बने, हमारा साम्राज्य आगे बढ़े, रशिया वाले भी चाहते थे भाई हम किसी से कम थोड़ी ना है, हम अपना साम्राज्य आगे बढ़ाएंगे। सो इसीलिए ये लोग दोनों ही लड़ाई में कूद गए। ओके अब इसको थोड़ा सा मैप में समझो। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी पिंक है, देखो ये पिंक है ना कलर, और जर्मनी का भी पिंक कलर है, तो इन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। तो जर्मनी वाले आए ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के लिए, सर्बिया की हेल्प के लिए आए रशिया वाले लोग। ओके सो अब यहाँ से लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। फ्रांस भी जर्मनी पर हमला बोल देता है, रशिया भी जर्मनी पर हमला बोल देता है। अब यहाँ से जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया भी क्या करते हैं, फ्रांस पर हमला बोल देते हैं। सो ऐसे करके ना बहुत सारी कंट्री एक दूसरे के साथ लड़ने आ जाती हैं, और फिर बाद में ग्रेट ब्रिटेन भी इसमें कूद पड़ता है। सो कहने का मतलब है कि बहुत सारी कंट्रीज इसी वजह से आगे आ जाती हैं, क्योंकि भाई सबको अपना साम्राज्य आगे बढ़ाना था, सबको अपना आपको मतलब पावरफुल शो करना था, साथ ही साथ इनके अलायंसेस भी बने हुए थे। सो इसीलिए अलायंसेस की वजह से भी इनको एक दूसरे की हेल्प के लिए आगे आना पड़ा। सो यही रीज़न था वर्ल्ड वॉर 1 का, जो मैंने आपको बताया कि प्रिंस मारा गया था, तो मेन जो ट्रिगर पॉइंट था वो वही था। सो ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, सब कंट्रीज़ का अपना अपना एक अलग इंडिपेंडेंट एम्पायर था, सभी को अपना एम्पायर आगे बढ़ाना था। वॉर जो हुई थी वो यूरोप के आउटसाइड एंड यूरोप के अंदर दोनों ही जगह हुई थी, और इसे ही कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आई होप आपको ये छोटी सी जो हिस्ट्री है वो समझ आई होगी। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर, रशिया में जब जैसे वॉर डिक्लेयर हुआ ना 1914 में, तो काफ़ी पॉपुलर था, लोगों के अंदर ना अब सेंटिमेंट्स बहुत हाई हो चुके थे, मतलब अब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना सबसे ज़्यादा थी। सो इसीलिए पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस द सेकेंड। रैलीड अराउंड का मतलब होता है केम टुगेदर, मतलब एकजुट होकर, एक साथ होकर लड़ना। सो अब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना थी, सो दैट इज़ वाई पीपल केम टुगेदर इन सपोर्ट ऑफ जार निकोलस द सेकेंड। अब देखो लोग यहाँ पर जार निकोलस द सेकेंड का सपोर्ट कर रहे थे, वेयर एज हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि लोगों के मन में काफ़ी ग्रजेस थे राजा को लेकर, क्योंकि राजा एक तो इनकी बात नहीं सुनता था, ऊपर से राजा के पास कंप्लीट पावर थी, तो लोग चाहते थे कि राजा की पावर को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जैसे ही वॉर डिक्लेयर हुआ तो लोगों ने अपने जो पर्सनल ग्रजेस थे ना राजा को लेकर, वो पर्सनल ग्रजेस रख दिए साइड में, और अब ये लोग अपने देश की सुरक्षा करना चाहते थे। सो इसीलिए पीपल केम टुगेदर इन सपोर्ट ऑफ जार निकोलस द सेकेंड। एज द वॉर कॉन्टिन्यूड, लेकिन जो वॉर था वो तो काफ़ी लॉन्ग चला था, काफ़ी लंबा चला था। दो जार रिफ्यूज्ड टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा। देखो ड्यूमा मतलब पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में आपने देखा था ना कि थर्ड पार्लियामेंट में निकोलस द सेकंड ने क्या किया था, सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इसमें डाल दिया था, मतलब खुद के बंदों को ही इसमें डाल दिया था। ओके ड्यूमा में। तो अब क्या हुआ कि जार ने ना अपने ही लोगों से कंसल्ट करना जरूरी नहीं समझा, तो ड्यूमा में जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे उससे जार ने कंसल्ट ही नहीं किया कि जार को क्या करना चाहिए आगे वॉर में। सो इससे ना कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को बहुत गुस्सा आया, मतलब वो लोग जो ड्यूमा के मेन पार्टी थी, जो मेन मेंबर थे, उनको बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस बात पर, क्योंकि जार निकोलस द सेकेंड का जो एटीट्यूड था, जो अकड़ थी, वो ख़त्म ही नहीं होके दे रही थी। अब जार निकोलस द सेकेंड के इस एटीट्यूड का क्या रिजल्ट हुआ? तो बच्चों हुआ ये कि जार निकोलस द सेकेंड इनका एटीट्यूड ख़त्म नहीं होके दे रहा था, इसने ना तो मेन पार्टी के लोगों से कंसल्ट करना जरूरी समझा, ना ही लोगों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखा। तो अब क्या हुआ कि लोगों का निकोलस द सेकेंड की तरफ सपोर्ट कम होने लगा, साथ ही साथ लोगों के अंदर एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, मतलब अब लोग जो रशियन पीपल थे वो जर्मनी के इतना खिलाफ थे, क्योंकि वैसे तो इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में 36 का आंकड़ा था। सो अब जो रशियन पीपल थे वो उनके अंदर जो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे ना, मतलब जर्मन के वो इतना खिलाफ थे, ये सेंटिमेंट्स और ज़्यादा हाई हो गए। ओके तो अब इसका एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि जो सेंट पीटरबर्ग एक बहुत बड़ी ये सिटी थी,
इस सिटी का जो नाम है सेंट पीटरबर्ग, ये नाम ना एक जर्मन नेम है, ठीक है, ये जो नाम है सेंट पीटरबर्ग, ये एक जर्मन नाम है। अब लोगों के अंदर ना एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा उबाल पर थे कि लोगों ने गुस्से में आकर सेंट पीटरबर्ग का नाम हटाकर क्या रख दिया, पेट्रोग्रैड रख दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस सिटी का नाम जर्मन नेम पर बेस्ड हो। सो यहाँ पर देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लोगों के अंदर गुस्सा इतना था, इतने एंटी जर्मन वो हो चुके थे कि उन्होंने सिटी का नाम चेंज करके पेट्रोग्रैड रख दिया। दूसरा रीज़न एक ये हुआ कि इनको जो निकोलस द सेकंड से गुस्सा या चिढ़ थी, वो दूसरा रीज़न ये था कि जो रानी थी, अब देखो जो रशिया का राजा है उसे जार कहते हैं, जार, ठीक है, रानी को क्या कहेंगे, जारीना, ठीक है, समझे आप, क्वीन की बजाय क्या कहेंगे, जारीना, हमारे यहाँ क्या कहेंगे, रानी, इंग्लिश लैंग्वेज में कहेंगे क्वीन, रशियन लैंग्वेज में कहेंगे जारीना। तो जो जारीना थी उनका नाम क्या था, मतलब जो निकोलस द सेकंड की वाइफ थी उनका नाम था अलेक्जेंड्रा। तो जो अलेक्जेंड्रा थी वो जर्मन ओरिजिन थी, मतलब ये जर्मन से बिलोंग करती थी। अब देख रहे हो आप यहाँ पर कि लोगों को एक तो गुस्सा आ रखा है निकोलस द सेकंड के एटीट्यूड की वजह से, दूसरा गुस्सा एक ये था कि जो वॉर था वो ख़त्म होने को नहीं दे रहा था, तीसरा गुस्सा ये था कि रशिया में ऑलरेडी इन्फ्लेशन हो चुका था एंड रियल वेजेस जो है उसका परसेंटेज गिर चुका था, और चौथा रीज़न ये है कि इन्होंने सेंट पीटरबर्ग का नाम हटाकर पेट्रोग्रैड इसलिए रख दिया क्योंकि इनके अंदर एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स हाई होने लगे थे। फोर्थ, इनको एक ये गुस्सा आया कि जो क्वीन है अलेक्जेंड्रा, ये जारीना ही जर्मन से बिलोंग करती है, और साथ ही साथ क्वीन और किंग, ये जो जार एंड जारीना थे, इनका ना एक पुअर एडवाइज़र था, एक पुअर एडवाइज़र था जो कि था एक मंक जिसे कहते हैं रासपुतीन। अब ये जो रासपुतीन था, ऐसा कहा जाता है कि ये सुपरस्टिशियस थिंग्स करता था, इसके पास मिस्टिकल पावर्स थी। सो ये जो राजा और रानी थे, मतलब निकोलस द सेकंड एंड अलेक्जेंड्रा, ये दोनों ही इस मंक रासपुतीन के एडवाइस पर काम किया करते थे। सो इन वजह से ना ऑटोक्रेसी काफ़ी अनपॉपुलर हो गई थी लोगों के बीच में, मतलब अब लोग ना ऑटोक्रेसी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ऑटोक्रेसी अब अनपॉपुलर हो गई थी। जो मैंने आपको रीज़न बताया, एक तो देखो दोबारा बताती हूँ, निकोलस का एटीट्यूड, दूसरा जो रानी थी वो जर्मन से बिलोंग करती थी, गुस्सा उनके अंदर वैसे ही बहुत भरा पड़ा था, तीसरा रीज़न ये था कि ये एक मंक था जिसका नाम था रासपुतीन, उसकी एडवाइस पर चलते थे। चौथा रीज़न ये था, ऐसा कहा जाता है कि जो जारीना थी उनका मंक के साथ अफेयर था, बट बच्चों आपको ये चीज़ एग्जाम में नहीं लिखनी, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हो तो गूगल पर इस चीज़ को डालकर पढ़ सकते हो और ये पूरी आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी। सो इन कुछ चीज़ों की वजह से ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर हो गई थी। फिफ्थ रीज़न ये था कि निकोलस द सेकंड ने ड्यूमा के लोगों से ही कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, निकोलस द सेकंड का अपना जो अकड़ थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर हो रही थी, और अब क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों ने निकोलस द सेकंड का सपोर्ट करना ही छोड़ दिया, लोग अब पीछे हट गए थे। The First World War on the Eastern Front differed from the Western Front। मतलब अगर हम ईस्टर्न फ्रंट का एंड वेस्टर्न फ्रंट का, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो दोनों में कैजुअलिटीज़ में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न फ्रंट की बात करें तो आर्मी ट्रेंचेस में लड़ रही थी, मतलब ऐसे एक लेन बनाकर ऐसे लड़ रही थी, ठीक है, ऐसे लेन बनाकर। सो इससे क्या होता है ना कि जब गोली दागी जाती है ना किसी पर तो अच्छे से नहीं लगती। सो कहने का मतलब है कैजुअलिटीज़ यहाँ पर कम होती है, सो यहाँ पर लड़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पाती। वेयर एज अगर हम ईस्टर्न फ्रंट की बात करें तो आर्मी जो थी ना ईस्टर्न फ्रंट में, उनके पास खुला मैदान था तो कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई, मतलब लोग ज़्यादा मरे ईस्टर्न फ्रंट में। और ईस्टर्न फ्रंट में कौन सा देश था, रशिया, एंड वेस्टर्न फ्रंट में कौन सा देश था, फ्रांस। सो रशिया में ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, रशिया में लोग ज़्यादा मरे थे। जैसे कि मैं एक बार दोबारा से ना मैप में दिखाती हूँ। अब देखो ये जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया है और लड़ाई हो रही है, यहाँ से रशिया लड़ रहे हैं और यहाँ से फ्रांस लड़ रहा है, लेकिन जर्मनी यहाँ से, जर्मनी के एंड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के जो आर्मी है वो यहाँ से भी लड़ रहे हैं, रशिया के साथ भी लड़ रहे हैं। तो अब ये जो पार्ट है, ये आगे वाला ये पार्ट है ईस्टर्न फ्रंट, और ये पीछे वाला जो ये पार्ट है ये है वेस्टर्न फ्रंट। सो वेस्टर्न फ्रंट में ट्रेंचेस में, मतलब यहाँ पर ये देखो कर्सर जहाँ मैं मूव कर रही हूँ, यहाँ पर ना
जो आर्मी थी वो ट्रेंचेस में लड़ रही थी, सो कैजुअलिटीज़ इस वजह से कम हुई, लोग कम मरे। बट वेयर एज रशिया की तरफ खुला मैदान था, सो आर्मीज़ ने खूब सारी मतलब गोलियां दागी लोगों पे और खूब सारे लोग मर गए। सो यहाँ पर कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई, रशिया में लोग ज़्यादा मरे थे। तो यहाँ पर इसीलिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट की बात हो रही है। सो ईस्टर्न फ्रंट में कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई, लोग ज़्यादा मरे, तो इस वजह से शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग रिजल्ट्स मिले रशिया को। मतलब रशिया के लोग, अब जो रशिया के सैनिक थे, रशिया के जो लोग थे, वो डीमोरलाइज हो गए थे एंड लोग काफ़ी मर रहे थे। तो इसीलिए लोगों का जो एक करेज होता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो गया था। सो रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। सो जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के साथ जब ये लड़ाई हुई तो रशिया जो थी वो इसमें हार गई थी। कब से कब तक ये जो है इनकी हार हुई थी 1914 से 1916। हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 में जीत रशिया की होती है, लेकिन 1914 से 1916 के टाइम पीरियड में रशिया हार रही थी। एंड इस टाइम पीरियड में क्या होता है, लगभग 7 मिलियन, दैट मीन्स 70 लाख लोग मारे जाते हैं 1917 में। सो अब इन कैजुअलिटीज़ का इम्पैक्ट क्या आया? देखो हुआ ये कि इतने सारे लोग मारे गए, लगभग 70 लाख लोग मारे गए। भाई कम थोड़ी ना इतने लोग, सोचो आप 70 लाख लोग मारे गए रशिया में। सो साथ ही साथ क्या हो रहा था कि रशियन आर्मी को लड़ने के लिए भाई पेट में कुछ तो चाहिए, खाना ही नहीं मिल रहा था इनको। खाना क्यों नहीं मिल रहा था उसका रीज़न भी मैं आगे आपको बताऊंगी जब हम यहाँ बाल्टिक सी की बात करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ बार बार रशियन आर्मी जो बैटल्स थी वो हारे जा रही थी एंड कैजुअलिटीज़ बढ़ने लगी थी। साथ ही साथ क्या हो रहा था, इनके जो रशियन आर्मी के मोरल थे वो डाउन होने लगे थे, तो ये डीमोरलाइज होने लगे थे। सो अब रशियन आर्मी ने सोचा कि रिट्रीट किया जाए, मतलब अपने देश की तरफ वापस जाया जाए। तो रशियन आर्मी जब रिट्रीट कर रही थी तो इन्होंने अपने ही देश की क्रॉप्स को एंड बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं यहाँ पर आपको मैप में समझाती हूँ। देखो ये हो गया ईस्टर्न फ्रंट, किसका? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी का। एंड रशियन आर्मी यही थी, ठीक है, क्योंकि अपने दुश्मन देश से लड़ रही थी। सो अब क्या हुआ ना, कैजुअलिटीज़ रशिया की तरफ ज़्यादा बढ़ रही थी, ईस्टर्न फ्रंट की तरफ ज़्यादा मौतें हो रही थी। तो रशियन लोग ज़्यादा मर रहे थे, रशियन आर्मी के लोग ज़्यादा मर रहे थे। सो इसीलिए अब रशियन आर्मी ने सोचा कि एक काम करते हैं, अपने देश यहाँ पर सेंटर में वापस चलते हैं। तो जब ये वापस यहाँ पर जा रहे थे, रशियन आर्मी के लोग जब ये वापस जा रहे थे, इन्होंने अपने ही देश की क्रॉप्स एंड जो बिल्डिंग्स थी यहाँ पर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी इनकी आर्मी के लोगों को रहने के लिए कोई बिल्डिंग मिले और खाने के लिए कुछ मिले। तो इसीलिए इन्होंने क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दैट मीन्स कि कैजुअलिटीज़ ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो रशियन आर्मी थी वो वापस रिट्रीट कर रही थी, अपने देश वापस जा रही थी। और रीज़न ये था कि वो नहीं चाहते थे कि और ज़्यादा लोग मरे, क्योंकि अब आर्मी जो थी ना, रशियन आर्मी, वो थक चुकी थी। एंड जब वो वापस जा रहे थे अपने देश की तरफ तो उन्होंने अपने खुद के ही कंट्री के क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि जो एनिमी है वो आकर बिल्डिंग्स में ना रहे। अब ना उनको खाने को कुछ मिलेगा, ना उनको रहने को कुछ मिलेगा। सो इसीलिए उन्होंने बिल्डिंग्स एंड क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखो नुकसान तो इन्होंने अपने ही देश का करा, खुद के ही देश के क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसका अफेक्ट ऑब्वियसली इन्हीं पर आना था। सो अब हुआ ये कि लगभग 30 लाख लोग अब बिना घर के हो गए थे। वो अपने ही देश मतलब जो रशियन पीपल थे वो ही 30 लाख लोग अपने ही देश में एज अ रिफ्यूजी रहने लगे थे, क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स को नष्ट कर दिया था, खाने के लिए उनके पास कुछ था नहीं, क्रॉप्स थी नहीं। अब तो रिवर्स इफेक्ट तो आएगा ही आएगा रशिया पर। तो अब देखो इतनी एडवर्स सिचुएशन रशिया में हो गई थी कि जो 30 लाख लोग हैं, जो रशियन पीपल है, वो खुद ही अपने देश में एज अ रिफ्यूजी रहने लगे थे। लोगों के पास खाने के लिए कमी हो गई थी क्योंकि क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। और ये जो सिचुएशन थी, ये जो हालात हो रहे थे, इतने एडवर्स अफेक्ट जो रशिया पर देखने को मिले, इसके लिए लोगों ने किसको जिम्मेदार ठहराया? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को एंड जार को, जो निकोलस II थे। एंड सोल्जर्स ऑन द अदर हैंड, दे डिड नॉट विश टू फाइट
सच अ वॉर। अब सोल्जर्स भी लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो थक चुके थे। एक तो वॉर इतनी लंबी चल रही थी, साथ ही साथ सोल्जर्स के पास ना तो उतने वेपन्स थे, ना ही खाने के लिए इनके पास कुछ था। फूड सप्लाई बीच में बंद कर दी गई बाय जर्मन पीपल। सो इसीलिए ना अब सोल्जर्स जो थे वो अब लड़ना नहीं चाहते थे। ओके, तो इसीलिए अब सोल्जर्स ने रिट्रीट करना शुरू कर दिया। अब ये जो वॉर हो रहा था इसका इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट रशियन इंडस्ट्रियल एरिया पर देखने को मिला। वैसे ही रशिया में बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी लो था। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर ज़्यादा थी, 85% थी। बट हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा कि रशियन आर्मी ने क्रॉप्स को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो जो ये 85% एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती थी, इनको यहाँ पर जब डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो एडवर्स इम्पैक्ट तो आएगा ना, राइट्स तो होंगे, लोग भूखे तो मरेंगे। ऊपर से जो इंडस्ट्रीज़ थी वो वैसे ही लो थी संख्या में, बहुत ही कम यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लेकिन इस पर भी बुरा इम्पैक्ट देखने को मिला वॉर का। रीज़न क्या था? एक्चुअली में ना जो ये रशियन इंडस्ट्रीज़ हैं, सपोज करो ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर सामान आना और यहाँ से सामान जाना, ठीक है, दूसरे देशों से सामान आता था, दूसरे देशों में सामान जाता था, तो इससे क्या होता था? इनकम बढ़ती थी यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ कि जो ये सामान आया जाया करता था ना, ये आया जाया करता था एक बाल्टिक सी के द्वारा। बाल्टिक सी एक रास्ता था जहाँ से रशियन इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई होती थी। ओके, तो ये जो बाल्टिक सी वाला रास्ता है ना, ये जर्मन के अंडर आ गया, जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया। तो जर्मनी ने यहाँ पर लगा दी ब्लॉकेड। अब यहाँ पर ब्लॉकेड लगा दी तो ना तो रशिया में सामान आता था, ना ही कहीं और बाहर सामान जाया करता था। तो इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में डिसइंटीग्रेट होने लगा, मतलब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में कमी आने लगी। क्योंकि देखो, रॉ मटेरियल तो चाहिए ना यहाँ पर कुछ बनाने के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल से ही तो चीज़ें बनेंगी, और अगर चीज़ें बनी तो सप्लाई करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो जो रास्ता ही बंद हो गया तो कैसे इंपोर्ट होगा, कैसे एक्सपोर्ट होगा? सो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ पर भी एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिला। और यहाँ पर जो ये रास्ता था, ये किसने ब्लॉक किया हुआ था? ये जर्मनी ने ब्लॉक कर दिया था। ओके, सो 1916 में फिर क्या हुआ कि जो रेलवे लाइंस थी वो भी ब्रेक डाउन हो चुकी थी। अब रेलवे लाइन ब्रेक डाउन हो गई तो सोचो, क्योंकि रेलवे के थ्रू ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो भी ब्रेक डाउन हो गई तो इंडस्ट्रीज पर तो एडवर्स इम्पैक्ट आएगा ही। तो अब देखो क्या होता है ना कि अब लोगों के पास खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, मतलब इतने रायट्स हो जाते हैं यहाँ पर। अब इसी के साथ साथ राजा चाहता था कि वॉर कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो राजा ने क्या करा, जो एबल बॉडीड मैन थे, मतलब जिनका शरीर काफ़ी हट्टा कट्टा था, उन लोगों को वॉर में भेज दिया लड़ने के लिए। अब लोगों को वॉर में भेज दिया लड़ने के लिए तो क्या हुआ, रशिया में लेबर की शॉर्टेज होने लगी, काम करने वाले लोगों की शॉर्टेज होने लगी। एंड जो स्मॉल वर्कशॉप थी जहाँ पर लेबरर्स काम करते थे, वहाँ पर इसेंशियल गुड्स बनने बंद हो गई, क्योंकि स्मॉल वर्कशॉप्स बंद हो गई थी। बंद क्यों हो गई थी? लेबरर्स ही नहीं थे भाई काम करने के लिए। जब लेबरर्स ही काम करने के लिए नहीं होंगे तो वर्कशॉप में काम कौन करेगा? तो वर्कशॉप बंद हो गई, वर्कशॉप बंद हुई तो इसेंशियल कमोडिटीज, इसेंशियल गुड्स भी बनने बंद हो गए, ठीक है ना। तो अब हुआ ये कि जितना भी खाना रशिया में, जितने भी ग्रेन्स की सप्लाई होती थी, उनको स्टोर करके निकोलस द सेकंड ने आर्मी को भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि आर्मी लड़ाई में लगी रहे, ये वॉर चलता रहे, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रशिया में जितना भी फूड सप्लाई, जितना भी ग्रेन्स की सप्लाई होती थी, वो सारी की सारी आर्मी को फीड करने के लिए भेज दी गई। आर्मी के लोगों को अब खाना मिलने लगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कॉमन पीपल थे, जो अभी रशिया में रह रहे थे, उनके पास तो खाने की कमी हो गई ना, क्योंकि सारा का सारा खाना तो आर्मी के पास जा रहा है। सो अब जो शहरों में रहने वाले लोग थे, गांव में रहने वाले लोग थे, अब इनके पास ना ब्रेड था खाने के लिए, और जो आटा होता है, फ्लावर जो होता है, उसकी भी कमी पड़ गई थी। तो स्टेपल डाइट में ही यहाँ पर राइट्स देखने को मिले। सो अब लोग भूखमरी के कारण, फैमीन के कारण राइट्स तो करेंगे ही। सो बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन, मतलब 1916 में सर्दियों के टाइम पर हुआ ये कि ब्रेड शॉप्स पर राइट्स होने लगे, क्योंकि अब लोगों को खाना चाहिए था।
ऑब्वियसली सी बात है कि अब लोग राइट्स तो करेंगे ही करेंगे, और इन सब चीज़ों के लिए लोगों ने जिम्मेदार ठहराया राजा एंड राजा की गवर्नमेंट को। ओके, तो लोगों का जो गुस्सा था ना वो बहुत बहुत आसमान छू रहा था। इसी का भुगतान फिर आगे राजा को करना भी पड़ता है। सो अभी तक आपने क्या देखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका एडवर्स इम्पैक्ट रशिया पर देखने को मिला। रशिया में फूड शॉर्टेज हो गई, लेबर शॉर्टेज हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन वैसे ही कम था, वहाँ पर शॉर्टेज हो गई, स्मॉल वर्कशॉप्स बंद हो गई। जब स्मॉल वर्कशॉप बंद हो गई, सोचो जो इसेंशियल सामान है वो ही ख़त्म हो गया, वो ही नहीं बन रहा था, क्योंकि लेबरर्स ही नहीं थे कुछ काम करने के लिए, क्योंकि लेबरर्स को तो वॉर में भेज दिया था निकोलस द सेकंड ने। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके का जो जो प्रॉब्लम थे वो लोगों ने इस टाइम पर झेले थे। अब यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हो कि आर्मी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमें नहीं लड़नी ये वॉर। देख रहे हो आप कि आर्मी ने कहा हमें नहीं लड़नी ये वॉर। इतनी लंबी ये वॉर चली थी, आर्मी के पास कुछ था नहीं करने के लिए, खाने के लिए फूड नहीं था, और ऊपर से इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई रुक गई क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में मेटल एंड आयरन से वेपन बनने थे, वेपन इनको भेजे नहीं जा रहे थे। सो इन सब चीज़ों की वजह से अब ये जो आर्मी थी ये भी थक चुकी थी। सो यहाँ पर ये जो बॉक्स में दिया हुआ है इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। द इम्पीरियल रशियन आर्मी केम टू बी नोन एज रशियन स्टीम रोलर। जो रशियन आर्मी थी ना ये बहुत बड़ी आर्मी थी। इट वॉज द लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी थी। व्हेन दिस आर्मी शिफ्टेड इट्स लॉयल्टी एंड बिगेन सपोर्टिंग द रेवोल्यूशनरीज, ज़ारिस्ट पावर कोलैप्स्ड। तो ज़ार की पावर जब कोलैप्स हो गई थी, जब इन आर्मीज़ ने रिट्रीट कर लिया था वॉर से, एंड जब इन्होंने रेवोल्यूशनरीज का साथ दिया था ना कि ज़ार का साथ दिया, तो ज़ार के पास जो पावर थी वो अब कोलैप्स हो चुकी थी। ठीक है, चलिए अब जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों पर ही जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। This side Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning. Thank you so much for watching this video.